और सबसे पहले ले लेते हैं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का अपडेट। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अगर आप ट्रैजेक्टरी देखेंगे बीते कुछ दिनों से, इनफैक्ट 20 दिसंबर के बाद से ये ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, यानी कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं। कहीं से कोई रुकने या थमने का नामो निशान नहीं है। आज बीते 24 घंटे की अगर टैली की बात करें तो देश में 1,80,000 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। शनिवार की ये तुलना में 12.5% से ज्यादा ये मामले हैं। नए मामले बढ़ने से एक्टिव केसेस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं और अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार चली गई है। याद कीजिए 20 दिसंबर से पहले एक्टिव केसेस एक वक्त में 1 लाख से नीचे आ चुके थे, लेकिन अब 7 लाख के पार चली गई है एक्टिव केसेस, यानी कि इस वक्त देश में कितने लोग कोरोना संक्रमित होकर इलाज करा रहे हैं वो संख्या। तो पूरे देश में एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार। पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखें तो वो बढ़कर 13% के ऊपर चला गया है। ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। 4,000 के पार ओमिक्रॉन के मामले पहुंच चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यही कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से ही कोरोना मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। और देश के साथ साथ अगर महानगरों में कोरोना के आंकड़ों का जरा अध्ययन कर लें तो दिल्ली और मुंबई में चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे के भीतर 19,000 से ज्यादा मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर यानी कि हुए हैं। आज कोरोना से 17 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब दिल्ली में अगर हम बात करें तो 65,000 के पार चली गई है। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आज DDMA की अहम बैठक भी हुई है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ बैठक में नई पाबंदियां लगाने पर भी चर्चा हुई है। और अस्पतालों में जो फिलहाल भर्ती जो मरीज हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 दिल्ली में इस वक्त टोटल पेशेंट्स भर्ती हैं। ऑक्सीजन बेड का भी आपको हाल दे दें, ऑक्सीजन बेड्स पर 503 मरीज हैं, ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और वेंटिलेटर पर भी 65 मरीज भर्ती हैं। कोरोना के जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं वो 14,000 के पार इस वक्त दिल्ली में हो चुके हैं। और दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल और सख्त किया जा रहा है। रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा, कभी भी ये आदेश आ सकता है। रेस्टोरेंट और बार में केवल टेक अवे की व्यवस्था होगी, बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। ये स्थिति आ गई है दिल्ली में। वहीं एक जोन में एक ही दिन साप्ताहिक जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे। अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पावर की व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा मार झेल रही मुंबई में पिछले 2 दिनों से कोरोना के केसेस में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। 20,000 के आसपास ही मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि अगर आज की जो पिछले 24 घंटे में जो दर्ज मामले हैं उनकी अगर हम तुलना करें 2 दिन पहले के मुकाबले तो 4% की कमी भी है। हालांकि 20,000 के आसपास ही यह कांटा अटका हुआ है। हालांकि नए मामलों में कमी का कारण कम टेस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि शुरुआत में 40-45 हजार के आसपास जो टेस्टिंग हो रही थी वो बढ़ाकर 70, 72, 80 हजार के आसपास की जा रही है। और उसमें जो संक्रमित केसेस संख्या है वो ये बता रही है कि लगभग स्टेबल होने की स्थिति में है, लेकिन ये टेस्ट और बढ़ाने होंगे। दिल्ली में जहां 1 लाख के आसपास 90,000 के ऊपर टेस्टिंग हो रही है, मुंबई में कमोबेश कम होती हुई दिखाई दे रही है आंकड़ों के लिहाज से। लिहाजा मुंबई में भी टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम टेस्टिंग के मुकाबले पॉजिटिव आए लोगों की संख्या को देखें तो बीते कुछ दिनों से मुंबई में पॉजिटिव जो नए केसेस आ रहे हैं उनका कांटा एक तरह से स्टेबल होता हुआ 20,000 के आंकड़ों पर अटका हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देश भर की बात कर ली, हमने दिल्ली और मुंबई की बात कर ली, लेकिन पूरी दुनिया में स्थिति क्या है जरा इस पर भी गौर कर लें। बीते 24 घंटे में पूरी दुनिया में अगर आप आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 18 लाख के आसपास केसेस पूरी दुनिया में सामने आए हैं। कहीं से भी कोई ऐसा संकेत नहीं कि ये जो तथाकथित तीसरी लहर है इसमें मामले दुनिया में कहीं थम रहे हों। सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में सामने आ रहे हैं। यहां एक दिन में करीब 3 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। राहत की बात हालांकि अमेरिका के लिए ये
कि एक दौर पिछले हफ्ते हमने 10 लाख पर डे के केसेस देखे, फिर वो केसेस 7 लाख पर आ गए, अब 3 लाख से ज्यादा एक दिन में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो थोड़ा इसे रफ्तार पर ब्रेक जरूर कहा जाएगा, लेकिन राहत जैसी कोई बात नहीं। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 3 लाख है, 2,96,000 टू बी प्रिसाइज। कोरोना के बढ़ते मामलों में तीसरे नंबर पर अब भारत की स्थिति पहुंच चुकी है। 24 घंटे के भीतर जैसा हमने आपको बताया 1,80,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में अब तक करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनसे 26 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। ये जब से शुरुआत हुई है तब से हम बात कर रहे हैं। 55 लाख लोगों की पूरी दुनिया में जब से कोरोना ने सिर उठाया है तब से अब तक मौत भी हुई है। और अब इंडिया 360 की खास रिपोर्ट हम आपके बीच में लेकर आए हैं, और ये रिपोर्ट हमने बनाई है हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, उनके चिंताओं के बाद। देखिए, जब से कोरोना और ओमिक्रॉन का सर्ज देखा गया है, साथ ही साथ सीजनल फ्लू के सिम्टम्स भी देखे गए हैं, तब से बच्चों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चों को लगातार फीवर आ रहा है, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण हैं। तो क्या यह माना जाए कि छोटे बच्चों को भी फीवर हो रहा है? वो कौन से लक्षण हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके छोटे बच्चे 2 साल से लेकर और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों में क्या कोरोना के लक्षण हैं या सामान्य सर्दी जुकाम? देखिए ये रिपोर्ट, और इस पर इसके बाद हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कोरोना जितनी तेजी से अपना वेरिएंट बदल रहा है, उतनी ही तेजी से लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। यहां तक कि 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे इस महामारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। कोरोना महामारी के शिकार 11 से 17 साल के ज्यादातर बच्चों में तेज बुखार और कपकपी जैसे लक्षण मिले हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता का कहना है कि ऐसे लक्षण उन बच्चों में भी देखने को मिले हैं जो 2 साल से भी कम उम्र के हैं। तेज बुखार कई बार इन बच्चों को दौरा सीजर्स इंड्यूस कर सकता है। ये काफी बच्चों में देखा गया है। एक बच्चा था जो अराउंड 2 महीने का, जिसका हीमोग्लोबिन कम था, कार्डियक फेलियर में आया। अदरवाइज इतने सीवियर डिजीज वाले कम हैं, बट लेस देन 2 ईयर ज्यादा परेशान कर सकते हैं, हॉस्पिटल में लैंड कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में जकड़न, थकान, सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना और लगातार छींक आना शामिल है। इसके अलावा बॉडी पेन और रात में अत्यधिक पसीना आना भी इसके लक्षण हैं। बच्चों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे में कुछ बातों का ख्याल रखकर आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है या गले में खराश है, शरीर में दर्द, बुखार और थकान जैसे लक्षण हैं, तो बच्चों से दूरी बनाए रखें। बच्चों को ऐसे कमरे में रखें जो हवादार हों, बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रहें, बार बार हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर ही बच्चों के पास जाएं। कोरोना महामारी से बचने के 2 ही तरीके हैं, फेस मास्क और वैक्सीनेशन। लेकिन छोटे बच्चों के लिए देश में टीका उपलब्ध नहीं है, जबकि कई देशों ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया है। भारत में भी विशेषज्ञ छोटे बच्चों को टीका देने की मांग कर रहे हैं। जी बिजनेस के खास कार्यक्रम आपकी खबर आपका फायदा में नतागी के चेयरमैन और नेशनल टास्क फोर्स के चेयरमैन NK अरोड़ा ने जानकारी दी कि सरकार चरणबद्ध तरीके से और जल्द ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छोटे बच्चों में जैसा हमने कहा कि खास तौर से इस सीजन में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब कोरोना ओमिक्रॉन की वजह से इसे कहें या फिर दूसरी वजहों से जितनी तेजी से फैल रहा है, हर कोई इस बात से चिंतित है कि क्या उनके बच्चों में भी कोरोना या ओमिक्रॉन के कोई लक्षण तो नहीं। क्या बच्चों को भी ये जो नया सर्ज है तथा कथित तीसरी वेव है, क्या बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है? और बच्चों में यदि कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दें तो फिर क्या करें? टेस्ट कराएं या फिर इलाज शुरू कर दें? क्या कोई घर का इलाज हो सकता है या फिर डॉक्टरी सलाह लें? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी लक्षण हो, चाहे वो बड़ों में दिखे, छोटों में दिखे, वयस्कों में दिखे, किशोरों में दिखे, लक्षण यदि कोरोना के हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक है। और यदि आपको लगे
के लक्षण जो हैं वो माइल्ड हैं तो पैनिक ना करें, लेकिन डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इस वक्त हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के एडवाइजर प्रोफेसर नरेंद्र नाथ खन्ना साहब जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। सर, छोटे बच्चों में कोरोना जैसे लक्षण, क्या ये माना जाए ये सर्दी जुकाम है? और अगर ये माने कि सर्दी जुकाम है, हम कैसे भेद करें कि ये कोरोना है, ओमिक्रॉन है या सामान्य सर्दी जुकाम है? छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर खन्ना। देखिए, ये कभी कभी तो बहुत मुश्किल होता है, बट जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमें जो हमारा स्ट्रेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ओमाइक्रॉन हो सकता है क्योंकि ये वेव चल रही है। तो बेटर ये है कि अगर ये बच्चों को जैसे गला खराब है, नाक बह रही है और बुखार है, जाड़ा लग रहा है, तो जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर ओमाइक्रॉन है और थोड़ा सीवियर है, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं अगर सीवियर डिजीज होती है, मॉडरेटली सीवियर डिजीज होती है, तो फौरन एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसको ऐसे पास ऑन नहीं करना चाहिए कि जो आजकल चल रहा है कि सर्दी जुकाम है। बिल्कुल सर, और हम भी यही सलाह देंगे अपने तमाम दर्शकों को कि बच्चों में अगर कोई भी लक्षण होता है, देखिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेटा हम सबके सामने है। फैक्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, साइंस के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर भरोसा कीजिए। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हल्के में ले लें, घरेलू नुस्खे और बाकी चीजों को अपनाना शुरू कर दें। प्रोफेसर खन्ना, एक चीज हमने देखी है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, ओमिक्रॉन का ये सर्ज जब से आया है, और एक बात तो सब जगह ये स्पष्ट भी हो चुकी है और लोगों को एक तरह से आश्वस्त भी कर रही है कि ये बड़ा माइल्ड है, इसमें ज्यादा सीवियरिटी नहीं है। ऐसे में कई लोग लापरवाह हो जाते हैं। दूसरा, कई लोग सेल्फ डॉक्टरी पर उतर आते हैं। तो चाहे बच्चों का मामला हो चाहे बड़ों का, अपने से दवाई दे देना, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, कोई भी एलोपैथिक दवाई दे देना, ये कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर बच्चों के मामले में? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ओमाइक्रॉन बहुत नया इन्फेक्शन है, तो हमें ये नहीं मालूम कि ये कितना सीवियर हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो पीक पे नहीं है। दूसरा, हमें ये भी नहीं मालूम कि लॉन्ग टर्म इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने सेकेंड वेव में देखा था, लॉन्ग टर्म काफी इफेक्ट होते थे डेल्टा वायरस के, डेल्टा वेरिएंट के। तो इसको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, और ये सोच जो है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा और ये बहुत माइल्ड है, माइल्ड सर्दी जुकाम है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये काम डॉक्टरों पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक को, घर वालों को आप ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत माइल्ड चीज है और ये बिल्कुल कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही लापरवाही वाला एटीट्यूड है, क्योंकि कोरोना के सिम्टम कम हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नंबर होंगे जो एक्सपेक्टेड है, सेकेंड वेव से भी ज्यादा नंबर होंगे। और उसमें अगर हम ये मानते हैं कि सीवियरिटी कम है, कम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मुझे लगता है कम नहीं होगा। अगले महीने तक आप देखना, काफी लोग एडमिट होंगे। ये प्रोपोर्शन में कम होंगे जो लोग बीमार पड़े हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग को इन्फेक्शन होगा, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियस बीमारी भी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर इतनी कम नहीं होगी जितना हम लोग सोच रहे हैं। और स्पेशली ये इम्पोर्टेंट है बच्चों वाली एज में और ओल्ड एज में। ये बच्चे अगर छोटे हैं उनमें आप लापरवाही करो, और घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उनको भी बहुत बचा के रखना है, बिकॉज इनसे बीमारी ग्रैंड पेरेंट्स में हो सकती है और बहुत सीवियर बीमारी भी हो सकती है। तो इसको लापरवाही से बिल्कुल नहीं लेना, और हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे कि ये आयुर्वेदिक और बाकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे प्योरली भरोसा करें। डॉक्टरी एडवाइस पे भरोसा करें, गाइडलाइंस पे भरोसा करें, गवर्नमेंट के जो हेल्थ एडवाइजरीज होते हैं उस पे भरोसा करें, अपना दिमाग ना लगाएं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने भी कही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सवाल हमसे सारे अभिभावक या माँ बाप पूछते हैं वो ये कि अगर बड़ों में लक्षण मिले तो तुरंत आप आरटीपीसीआर के लिए जा सकते हैं या घर पर किसी को बुलाकर आप आरटीपीसीआर वगैरह करा सकते हैं। अब छोटे बच्चों को लेकर, खास तौर से जो इन्फेंट बेबीज हैं, 1, 2, 3 साल के जो बच्चे हैं, दुधमुहे बच्चे हैं, उनके टेस्ट को लेकर भी बड़ी पसोपेश की स्थिति होती है। आप क्या एडवाइस करेंगे सर? क्या लक्षणों को देखें,
उसके बाद कोई डिसीजन लें, या तुरंत लक्षण दिख रहे हैं और तुरंत उनका भी आरटीपीसीआर करवाने की आप सलाह देंगे? देखिए, मैं फिर वही एडवाइस करूंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जितने छोटे बच्चे आप जिस एज की बात कर रहे हो, उनमें सिम्टम्स बहुत डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं। उनमें इतना खांसी जुकाम गला बच्चा नहीं बता पाएगा आपको। बेटर है किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, वो एडवाइस करेगा कि क्या करना है और टेस्टिंग कैसे करनी है। बड़े बच्चों में तो जैसे अगर हम ये तो आपने बिल्कुल जो 1 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, 6 महीने से नीचे वाले हैं, वो अगर हम देखें बच्चे 15 से 18 साल के बीच के हैं, वो एकदम एडल्ट जैसे बिहेव करेंगे। और जो एडोलेसेंट बच्चे हैं अप टिल 12 साल तक के, वो बच्चे भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। उनके सिम्टम भी माइल्ड नहीं लेने हैं। और उनमें और उससे बड़े बच्चों में आजकल तो किट भी आ गया है, ओमाइक्रॉन वाला, जो आई थिंक 12 तारीख से रिलीज हो रहा है। ICMR ने उसको परमिशन दी है, तो आप उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा, डॉक्टरी एडवाइस पे जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि घर वाले इसको इतनी लाइटली लें कि वो ही डिसीजन ले लें किसको डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना है, स्पेशली छोटे बच्चों में और ओल्ड एज में। बिल्कुल सर। और एक आखिरी जो बच्चों को लेकर जो हमारा भी कंसर्न रहा है, और हम चाहेंगे कि आप भी ये एक तरह से अवेयरनेस के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ों को भी सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक है। चाहे वो वक्त पर डोज लेना हो, 1 डोज नहीं ली है तो तुरंत लें, 2nd डोज नहीं ली है तो वो भी लें। बूस्टर डोज के लिए बड़े, यदि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, एलिजिबल हैं, तो वो लेना कितना आवश्यक है सर? क्योंकि बड़े जब सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा तो बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं, बड़े ही बाहर निकलते हैं। अगर बड़े सुरक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बच्चों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर बड़े लोग हैं और जो 60 अभी जो गाइडलाइंस हैं 60 साल के ऊपर, उनको प्रिवेंशन की डोज दी जा सकती है डॉक्टर की एडवाइस पे, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो हायर रिस्क पे हैं। लेकिन बड़े किसी भी एज पे हों, जो उनको अगर वैक्सीनेशन, कोई कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए। प्लस जो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहूँगा, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत जरूरी है। घर पे भी अगर वो बाहर जाते हैं और बच्चे छोटे हैं और बुजुर्ग हैं, तो घर पे भी मास्क पहने, वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही हैंड हाइजीन मेंटेन करें। और प्रेफर करें, अगर जरूरी ना हो, इन 1-2 महीने में अननेसेसरली बाहर ना जाएं, बाहर वालों को घर ना आने दें। इसमें ये 2 महीने का प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, तो चलिए, ये तो रही बच्चों की बात। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, और वो है नए वेरिएंट्स के बारे में नई बातें। अब देखिए, जब से ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन जो भी आप कहें, जब से ये इसका पदार्पण हुआ है, तब से कई तरह के नए वेरिएंट्स के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि फ्रांस का एक नया वेरिएंट आया है। इसी बीच में एक नए नाम की चर्चा भी है, और ये चर्चा है डेल्टा क्रॉन की। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन मिलकर डेल्टा क्रॉन। अब सवाल यह है कि डेल्टा क्रॉन क्या कोई ऑफिशियल नाम है? क्या ये आधिकारिक रूप से कोई वेरिएंट है? क्या डेल्टा क्रॉन के मामले आधिकारिक रूप से सामने आए हैं? ये वाकई में आफत है या अफवाह है? जरा रिपोर्ट के जरिए समझिए। डॉक्टर साहब से फिर चर्चा करेंगे डेल्टा क्रॉन पर। दुनिया में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, और कोरोना के नए मामलों में आई इस तेजी के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है। ये वेरिएंट भले ही गंभीर बीमार ना करता हो, लेकिन फैलता तेजी से है। दुनिया ओमिक्रॉन के संकट से जूझ ही रही थी कि एक नए वेरिएंट के होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल साइप्रस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, लियोनिडिस कोस्त्रिकिस। इनका दावा है कि उन्हें 25 कोविड संक्रमितों में डेल्टा जीनोम्स में ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक सिग्नेचर मिले हैं। आसान भाषा में कहें तो एक शरीर में डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिश्रण मिला है। इस शोधकर्ता ने इस मिश्रण को डेल्टा क्रॉन नाम दिया है।
शोधकर्ता ने बताया कि जिस 25 लोगों में उन्हें डेल्टाक्रॉन मिला है, उनमें से 11 सैंपल उन लोगों के हैं जो हॉस्पिटलाइज थे, तो वहीं 14 लोग होम आइसोलेशन वाले शामिल थे। कोस्त्रिकिस ने कहा कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि डेल्टाक्रॉन के दूसरे मामले भी हो सकते हैं। ये तो बात हो गई उस वैज्ञानिक की जिसने डेल्टाक्रॉन को खोजा है, लेकिन विशेषज्ञ इसको लेकर क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ही डेल्टाक्रॉन के मिलने की खबर सामने आई, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसके नया वेरिएंट होने के दावे को खारिज कर दिया। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टाक्रॉन लैब में हुई गड़बड़ी का नतीजा है। लंदन इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट टॉम पिकॉक ने ट्वीट के जरिए नए वेरिएंट के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर लैब में हुए मिश्रण का नतीजा नजर आता है। टॉम ने कहा इसमें ऐसे कोई भी नए वेरिएंट वाले लक्षण नहीं है। वहीं WHO में टेक्निकल टीम से जुड़ी डॉक्टर कृतिका कुप्पली ने भी यही बात दोहराई। दूसरी तरफ अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर एरिक टोपल ने भी इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि डेल्टाक्रॉन एक रियल वेरिएंट नहीं है और ये सिर्फ लोगों को डराने का काम कर रहा है। भले ही दुनिया भर के विशेषज्ञ डेल्टाक्रॉन के नए वेरिएंट होने के दावे को नकार रहे हों, लेकिन इसकी खोज करने वाले डॉक्टर लियोंडिस कोस्त्रिकिस अपने दावे पर अडिग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दो वेरिएंट का मिश्रण हो भी सकता है? विशेषज्ञों की माने तो जवाब हाँ है। विशेषज्ञों के मुताबिक दो वेरिएंट के जेनेटिक्स एक हो जाना आम बात है। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये वायरस की एक इवोल्यूशनरी सुपर पावर होती है। इसके जरिए वो अपने से जुड़े वायरस के साथ मिक्स हो जाता है। आमतौर पर वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन तेजी से म्यूटेट होता है। वैसे आपको भी बता दें कि डेल्टाक्रॉन नाम ना तो WHO की तरफ से दिया गया है और ना ही WHO ने इसे वेरिएंट माना है। ज्यादातर विशेषज्ञ इसलिए भी डेल्टाक्रॉन को लेकर ज्यादा पैनिक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होने के लिए जरूरी है कि दोनों ही वेरिएंट कई महीनों से अस्तित्व में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोफेसर खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर खन्ना, कई नाम ओमिक्रॉन के बाद सामने आए हैं, डेल्मिक्रॉन, फ्लोरोना, अब डेल्टाक्रॉन। अब इसमें विशेषज्ञों की राय बटी हुई है सर, लेकिन मैं आपसे एक साइंस के परिप्रेक्ष्य में यह समझना चाहूंगा कि दो वेरिएंट्स क्या मिलकर एक खतरनाक वेरिएंट को जन्म क्या वाकई में दे सकते हैं? देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली पूछिए तो दे सकते हैं। जैसे अभी आपने रिपोर्ट में सुना था, एक चीज होती है रिकॉम्बिनेशन। अगर दो जीनोम रिकॉम्बाइन करें तो एक पावरफुल और एक नया वेरिएंट बन सकता है। लेकिन जब ऐसा अभी पाया नहीं गया, वो एक लैब में सैंपल्स में उनको लगा कुछ सिग्नेचर्स थे डेल्टा के ओमाइक्रॉन पे, उसके जीनोम पे, बट ये किसी को ट्रांसमिट नहीं हुआ। अगर ये चीज वेरिएंट है तो वेरिएंट ट्रांसमिट भी होना चाहिए, वो वेरिएंट स्टे करना चाहिए और इन्फेक्ट करना चाहिए लोगों को और बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ा तो वो प्रॉब्ली वेरिएंट आज की तारीख में नहीं है। हो सकता है खाली लैब एरर हो सकता है कि लैब में एक वन ऑफ केस हो रिकॉम्बिनेशन का, लेकिन ये उसमें रियल क्लिनिकल उसमें नहीं है, आज की तारीख में नहीं है, पर थ्योरेटिकली हो सकता है। और ये चीजें चलती रहेंगी। जैसे इस वायरस ओमाइक्रॉन को भी जो हम लोग इसका अगर म्यूटेशन देखें तो इसकी एक थ्योरी ये है कि ये जो HIV वाले पेशेंट थे साउथ अफ्रीका में जो रिटोनोवीर ले रहे थे, उनमें ये डेल्टा वायरस परसिस्ट किया या कोरोना वायरस, और वहाँ से कुछ म्यूटेशन हुए और उसमें कुछ डिलीशंस और कुछ सब्स्टिट्यूशंस उस जो HIV वाले वायरस के सिमिलर हुए इसमें, तब ये एक नया वेरिएंट बना। ये पॉसिबिलिटी होगी, ये होगी वायरस के एवोल्यूशन में। ये सारे फ्लू वायरस जितने होते हैं उनमें ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरियस बीमारी प्रोड्यूस करेंगे, ये हल्की बीमारी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पेंडेमिक से एंडेमिक स्टेज पे डिजीज को ले आए, या बढ़ भी सकते हैं। जैसे ओमाइक्रॉन भी है, ये 13th म्यूटेशन है जो रिकॉग्नाइज्ड म्यूटेशन है, कोई अब से कोविड वायरस कोविड-19 डिटेक्ट हुआ था। तो ये तो एक वायरस का नेचुरल फॉर्म है। अब जैसे इतना रैपिडली कंट्री में ओमाइक्रॉन चल रहा है, एक रिस्क ये भी है इतने रैपिड ट्रांसमिशन में कि इसमें म्यूटेशन भी हो सकते हैं, नए वेरिएशन भी आ सकते हैं, बट वो कितने सिग्निफिकेंट हैं कितने नहीं हैं ये समय ही बताएगा।
समय का इंतजार कीजिए और समय के साथ जो वैज्ञानिकों का शोध है, अध्ययन है, उसके बाद ठोस नतीजे जारी करने के लिए हमारे पास दुनिया भर की केंद्र हैं, दुनिया भर के हमारे पास एजेंसियां हैं, उन पर भरोसा कीजिए। कई बार ये भी आरोप लगते हैं प्रोफेसर खन्ना कि ये इस तरह के नाम जो हैं वो मीडिया जनित होते हैं या खास तरह की लॉबी जनित होते हैं, जिनको पैंडेमिक में शायद बिजनेस नजर आता हो तो उस तरह के अफवाहों को फैलाने का काम भी करते हैं और कुछ लोग इसके झांसे में आ भी जाते हैं। बट मैं आम भाषा में अगर मैं पूछूं, अगर एक व्यक्ति के शरीर में दो तरह के इन्फेक्शन हैं, चाहे वो कोरोना इन्फेक्शन हो या सामान्य वायरल इन्फेक्शन हो, तो दो तरह के इन्फेक्शन का होना मतलब ये नहीं है कि धरती का अंत है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और ये चीज और वायरस के आप परिप्रेक्ष्य में देखो तो ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले नहीं होती थी। किसी को HIV है तो उसको फ्लू भी हो सकता है, उसको जॉन्डिस भी हो सकती है, उसको कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि ये बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और यही हमारा मकसद भी था कि इस तरह के जो भी वेरिएंट के नाम सामने आए, हाँ, जब तक वो WHO ने उसको पुष्ट नहीं किया है, उसे वायरस ऑफ कंसर्न या वायरस ऑफ इंटरेस्ट इन तरह की श्रेणियों में नहीं रखा है, तब तक आप मीडिया में इस तरह की फैली हुई, खासतौर से सोशल मीडिया में जो अपुष्ट स्रोतों से ये जो जानकारियां आती हैं, इन पर भरोसा ना करें और वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद उनके ठोस नतीजों का ही इंतजार करें। हमारी आपको यही सलाह होगी। बाकी वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, और म्यूटेशन जो है, जितना हम समझ पाए हैं उतना ये हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन वायरस की प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है, तो म्यूटेशंस तो होते रहेंगे। अब वो किस स्वरूप में म्यूटेशन सामने आएगा, इसके लिए अध्ययनों का ही इंतजार करना बेहतर होगा, बजाय किसी अफवाह पर यकीन करने के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खन्ना, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और आज से बड़ा महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन के मामले में पड़ाव है। आज से हमने जो डोज 1 है, फिर डोज 2 है, उसके बाद एक बड़ा पड़ाव बूस्टर डोज का। हालांकि देश में इसे बूस्टर डोज नहीं कहा जा रहा है, प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है। तो प्रिकॉशनरी डोज देने की शुरुआत देश में हो चुकी है। प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, बहुत सारी जानकारियां क्षण तक आपके पास भी आई होंगी। कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा प्रिकॉशनरी डोज के लिए। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है, एक बार थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स में समझ लीजिए, जान लीजिए। कोरोना के खिलाफ देश की जंग लगातार जारी है और आज से इस जंग में बूस्टर डोज भी शामिल हो गया है। बूस्टर डोज अभी कुछ ही लोगों को लगाया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये बूस्टर डोज आज से किन लोगों को दी जाएगी? जवाब है, ये डोज हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा की उम्र के गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं? फ्रंटलाइन वर्कर्स में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। देश में बूस्टर डोज पहली बार लगाई जा रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या बूस्टर डोज लेने से पहले डॉक्टरों की सलाह लेना जरूरी है? तो जवाब है हाँ। अगर आप प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से पहले परामर्श लेना बेहतर होगा। लेकिन बूस्टर डोज लेने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। आप डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बगैर भी वैक्सीन की तीसरी खुराक ले सकते हैं। भले ही डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, लेकिन इसे लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। बूस्टर डोज वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने 9 महीने पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वहीं बूस्टर डोज उसी वैक्सीन का लगेगा जिससे आपको 2 डोज पहले लग चुके हैं। यानी अगर आपको पहले 2 डोज कोवैक्सीन के लगे हैं तो बूस्टर डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। बूस्टर डोज लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पुराने नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बूस्टर डोज का ड्यू डेट नजर आएगा।
इसके साथ ही आपको ये भी नजर आएगा कि आप किस श्रेणी में हैं, यानी कि आप बुजुर्ग वाली कैटेगरी में हैं या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स की लाइन में हैं। ऑनलाइन के अलावा आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आप सीधे अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच सकते हैं जहां बूस्टर डोज लग रही हो। बूस्टर डोज के लिए पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस को सेंटर पर दिखा सकते हैं। अगर आप बूस्टर डोज लगाने की योग्यता रखते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं और बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना के खिलाफ आप और मजबूत हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो रही बूस्टर की बात, बूस्टर या फिर प्रिकॉशनरी डोज, जो भी आप इसे कहें, ये उन लोगों की बात। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में और पूरी दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने बूस्टर तो छोड़ दीजिए, प्रिकॉशनरी तो छोड़ दीजिए, सेकेंड डोज तक नहीं ली है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने डोज 1 भी नहीं ली है, यानी कि वो अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं। ऐसे लोग कितने खतरनाक हैं बाकी लोगों के लिए। और दूसरा, जो मौजूदा सर्ज है उसमें क्या हॉस्पिटलाइजेशन के डेटा कुछ शो कर रहे हैं इन लोगों के बारे में? जी हां, बिल्कुल कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी ने 2 दिन पहले एक डेटा जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वही लोग दरअसल वेंटिलेटर्स, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड तक पहुंच रहे हैं। 96% मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में हैं, वो मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो अगर आप भी या आपके कोई जानने वाले वैक्सीन से अभी भी दूर भाग रहे हैं, कारण कोई भी हो, तो सतर्क हो जाइए। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? अगर नहीं तो तुरंत लगवाइए। वैक्सीन ही कोरोना से आपकी जान बचाएगी। कोरोना उन लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है जिन लोगों ने या तो वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली है या केवल एक डोज ली है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना के चलते अस्पताल में आईसीयू में भर्ती 96% से अधिक मरीजों ने एक भी वैक्सीन नहीं ली है। और जो लोग इस बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें अधिकांश लोगों ने केवल वैक्सीन की एक डोज ही ली है। यानी जो लोग फुल वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कोरोना उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आपको बताते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज क्यों है इतनी जरूरी। वायरोलॉजिस्ट्स के मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज शरीर में लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इम्यून सिस्टम को तैयार करती है। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाता है। साफ शब्दों में कहें तो पहली डोज इम्यून रिस्पांस को रफ्तार देती है, जिससे 3 से 4 हफ्तों के बीच में बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनने लगती है, जबकि दूसरी डोज इम्यून रिस्पांस को वायरस के खिलाफ और मजबूत बनाती है। आईसीएमआर की माने तो वैक्सीन की दूसरी डोज शरीर में एंटीबॉडी के साथ साथ टी सेल बनाने का काम करती है। इन टी सेल्स को किलर सेल्स भी कहा जाता है। ये वायरस पर इम्यून रिस्पांस के साथ मिलकर काम करती है और एंटीबॉडी को कई गुना बढ़ा देती है। इससे वायरस के खिलाफ लंबी इम्यूनिटी मिलती है। अमेरिका से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जिन लोगों ने फुल वैक्सीनेशन के साथ बूस्टर डोज लिया है उनमें कोरोना के चलते हॉस्पिटलाइज्ड होने का खतरा 88% तक कम है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है उनमें हॉस्पिटलाइज्ड होने का खतरा 65% तक कम है। यानी कोरोना से अगर जान बचानी है तो फुल वैक्सीनेशन से बड़ा कारगर हथियार कुछ और नहीं है। एक तरफ देश के सभी पात्र लोगों को फुल वैक्सीनेटेड करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लेकर न केवल खुद को सुरक्षित करें बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार इंडिया 360 में एक बहुत ही दिलचस्प खबर ये कि एक कांस्टेबल को जब नौकरी और उसकी मूंछों में से कोई एक चीज चुनने के लिए कहा गया तो फिर उसने क्या चुना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया 360 और फटाफट से आपको मुंबई में ताजा अपडेट दे दें। बीते 24 घंटे में मुंबई में कितने मामले सामने आए हैं तो आपको बता दें कि मुंबई में थोड़ी राहत की खबर है।
जैसा कि हम कुछ देर पहले चर्चा ही कर रहे थे, लगातार मामले स्टेबल रहने के बाद अब मामलों में गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट काफी सिग्निफिकेंट है। 13,648 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। इनमें 11,328 जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि बड़े चंक जो है वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस का है। टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे वो टोटल टेस्ट अगर हम देखें तो लगभग 60,000 के आसपास हैं। हालांकि ये सेटिस्फैक्टरी तो नहीं कहा जाएगा इन टेस्ट की संख्या को, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम पॉजिटिव लोगों की संख्या देखें तो कुछ राहत जरूर इसे कहा जाएगा। टोटल हॉस्पिटलाइज्ड लोगों की अगर हम बात करें बीते 24 घंटे में तो 798 हैं और 5 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में हुई है। तो जहां 20-21 हजार के आसपास केसेस आ रहे थे, 60-70 हजार जो टेस्ट थे उनमें से आज 13,648 केसेस सामने आए हैं ताजा और टोटल टेस्ट हुए हैं लगभग 60,000। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर पहले ही गंभीर इसे कहा था और अब इस पर जांच कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली टीम में एनआईए ऑफिसर, डीजीपी चंडीगढ़, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की भी जांच चल रही थी। केंद्र ने इसके लिए सुरक्षा सचिव की अगुवाई में इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी अफसरों की टीम बनाई हुई है। वहीं पंजाब सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह सचिव अनुराग वर्मा की टीम बनाई थी। लेकिन अब यह जांच केंद्र और राज्य सरकार नहीं करेगी, बल्कि यह जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और आज मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल यात्रियों से भरी एयर इंडिया की फ्लाइट के टोइंग व्हीकल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते एयरपोर्ट के रनवे पर आग बढ़ गई। घटना दोपहर 11 बजे के आसपास की है। आग लगने से एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मचनी स्वाभाविक थी। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू भी पाया गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं मुंबई की धक्का मार मोनो रेल। जी हां, क्या कभी आपने ट्रेन को ट्रेन से धक्का मारते हुए देखा है? अगर नहीं तो इन विजुअल्स को देखिए। आज हम आपको दिखाते हैं मोनो रेल की धक्का मार गाड़ी। दरअसल मुंबई के लोअर परेल स्टेशन के करीब एक मोनो रेल अचानक बंद हो गई। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब दूसरी मोनो रेल आई जो बंद पड़ी मोनो रेल को धक्का मार रही थी। ये वीडियो आज ध्यान से देखिए। ये धक्का मार मोनोरेल कभी भी और कहीं भी बंद पड़ सकती है। लोअर परेल की ये घटना, कार से कार को खींचते हुए आपने देखा होगा, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर से खींचते हुए देखा होगा और यहाँ तक कि आपने कार से बड़ी गाड़ियों को खींचते हुए भी देखा होगा, लेकिन मोनोरेल से मोनोरेल को धक्का मारते हुए संभवतः आपने ये पहले विजुअल देखे होंगे। और अब बात मूंछों की, जिस पर हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे चर्चा की थी। मध्य प्रदेश में एक कांस्टेबल की नौकरी बनाई उसकी मूंछों की वजह से। भोपाल में सही ढंग से मूंछें नहीं रखने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एक वक्त में लंबी मूछें रखना शान समझी जाती थी। आज भी कई लोग मूछ रखने में अपनी शान समझते हैं। कई जगह मूछों को अच्छी तरह से रखने के लिए बाकायदा भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन बड़ी मूछ रखना हमेशा फायदेमंद रहे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लंबी मूछें रखना परेशानी का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मध्य प्रदेश में सिपाही राकेश राणा के साथ हुआ, जिन्हें बड़े बाल और लंबी मूछें रखने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके संबंध में मध्य प्रदेश के सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर किया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रशांत शर्मा ने इस निलंबन की पुष्टि भी कर दी है। सर, मुझे 2-3 दिन पहले ही अचानक से उनने टोक दिया, जबकि पिछले साल भर से मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। फरवरी में ज्वाइन किया था, ये फरवरी मुझे 1 साल हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, बोले मास्क हटाओ अपना। मैंने मास्क हटाया, बोले ये क्या है, ये मूछें कैसी रखी? आपको मालूम है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है ये मूछें रखना। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया।
वहीं राकेश राणा का कहना है कि आज से पहले किसी भी पुलिस अधिकारी ने उन्हें कभी लंबी मूछें रखने के लिए नहीं टोका। मूछों में जवान बहुत अच्छे और स्मार्ट लगते हैं। मैं वर्दी में रहता हूं और पिछले 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूं, तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। राणा का कहना है कि वे निलंबन का सामना कर सकते हैं, लेकिन मूछ नहीं कटवा सकते क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भी जुड़ी है। सर मुझे तो नहीं कटवाऊंगा सर, मैं चाहे निलंबित हो जाए, लेकिन मुझे नहीं कटवाऊंगा सर, यही मेरा कहना था। ये निलंबन 7 जनवरी को जारी किया गया था। निलंबन अवधि में सिपाही को उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो निलंबन अवधि में दी जाती है, जिसमें जीवन निर्वाह के लिए भत्ता भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मूंछों की शान के लिए हो गई नौकरी कुर्बान। ये आपने दिलचस्प खबर देखी और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी बर्फबारी देखने के लिए शिमला का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो एक बार जरा सोच लीजिए। वैसे तो हम कह रहे हैं कि कोरोना काल में ओमिक्रॉन के सर्ज के बाद आप जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, लेकिन फिर भी किसी कारणवश यदि आप शिमला की तरफ या हिमालय की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की चेतावनी जरूर सुन लीजिए। अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बर्फबारी से जूझ रहा है। पूरे राज्य में करीब 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। भारी बर्फबारी की वजह से 1757 ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला जिला बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कुल्लू, चंबा, सिरमौर, सोलन, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटे में भी भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। 12 जनवरी से मौसम साफ रहेगा। 13 जनवरी को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। शिमला में रविवार को दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, जिससे शहर की अंदरूनी सड़कें और रास्ते जाम हो गए। वहीं अपर शिमला के कई हिस्सों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। शिमला से सटे कुफरी और खदराला में करीबन 55 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। डलहौजी में 30, सांगला में 28, कल्पा में 22, कोठी में 20 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। शिमला में ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक साथ मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा भी किया। और चलिए रफड़ाफट बात बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 191 अंक चढ़कर 18,003 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 651 अंक चढ़कर 60,396 के लेवल पर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी 608 अंक उछला है। और फटाफट से जरा यूएस मार्केट के हाल भी देख लेते हैं, जहां पर जबरदस्त गिरावट के साथ बाजार की शुरुआत हुई है। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है। तो भारी गिरावट इसे कहा जाएगा। संकेत लाल निशान में मिल रहे हैं। ग्लोबल क्यूज यूएस मार्केट से खास तौर से लाल निशान में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा भारतीय बाजारों पर और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जैन साहब, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। स्वागत है संदीप जी आपका। सर, हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। अब यूएस मार्केट का आप देख रहे हैं सर, 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट। कल से क्या कुछ उम्मीदें रखें सर? नहीं, बिल्कुल आपने सही इंडिकेशन दिया कि यूएस मार्केट्स और ग्लोबल क्यूज नेगेटिव आ रहे हैं। वहां का रीजन ये है कि वहां पे कुछ सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स है उनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा इसका, और दूसरा इन्फ्लेशन का प्रेशर और रेट हाइक का प्रेशर, और 4 बार हो सकता है कि साल में लोग जो हाइक करे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट एनीवेज आई थिंक ये सब चीजें काफी हद तक डिस्काउंट भी और कहीं ना कहीं कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग वहां चल रही है। तो मेरा यही मानना है कि मार्केट्स में तेजी का माहौल बना हुआ है। इंडियन मार्केट्स बजट के पहले की एक अच्छी खासी रैली दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्री बजट जो स्टॉक्स चलते हैं, जो सेक्टर्स चलते हैं, उनमें बहुत जबरदस्त आज बाइंग देखने को मिली। और आज
कई सारे स्टॉक्स जो वैसे नहीं परफॉर्म कर रहे थे वो लोग भी आज परफॉर्म करना शुरू किए हैं। तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में तो पार्टी जारी रहेगी। प्री बजट रैली है इंडिया में और एक्सपेक्टेशंस बनेंगी, तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत अगर जहाँ पे भी गिरावट आती है तो बाइंग के मौके हैं। 17,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा और इतनी जल्दी 18,000 को टच कर लेगा ये उम्मीद नहीं थी। तो इससे ये दिखता है कि थोड़ी बहुत भी अगर FII सेलिंग कम करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं अपने अप्रोच को और थोड़ी बहुत बाइंग करते हैं तो कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर वो लोग पॉजिटिव मूड में आ जाते हैं तो मार्केट्स में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। सो ओवरऑल मुझे लगता है जिन्होंने बाइंग कर रखी है वो लोग बिल्कुल होल्ड करके रखे अपनी पोजीशंस को और नीचे आए तो खरीदारी करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए #ZIndia360। कोई राय है, कोई सुझाव है तो जरूर भेजें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, नमस्कार।